बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मुल्क में कशीदगी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जजेस के दरमियान कशीदगी, सुप्रीम कोर्ट में कशीदगी, हाई कोर्ट में कशीदगी, हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी, आइनी तरमीम पर कशीदगी, हुकूमत की अपने इत्तेहादियों से कशीदगी और तो और ख़ुद पार्टी के अंदर पॉलिसीज़ पर कशीदगी। इस कशीदगी ने सियासी आसूदगी को फरसूदगी में बदल दिया है। जजेस को दूसरे जजेस पर एतबार नहीं, हुकूमत और अपोजिशन कुछ सुनने को तैयार नहीं, पार्टी क़यादत का अपनों पर ही इख्तियार नहीं और अहले इक़्तिदार हैं कि जिन्हें लगता है सिर्फ कुर्सी से ही प्यार है और वो इसी कुर्सी को बचाने की तगोदौ में लगे हुए हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती मौखर की जाए। ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनीला ने तहरीर किया है। ख़त में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। ख़त में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को स्केड्यूल है। लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे अहल हो गया? ख़त के मतन में के मुताबिक आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ह है कि जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ग्राइड अपोजिशन अलायंस मुतहरिक होने लगी तो वज़ीर आज़म भी एक्टिव हो गए। मौलाना फजल रहमान से मिले, कुछ अनकही बातें हुई, वादे दिलासे हुए और चल दिए। अलबत्ता कशीदगी कम ना हुई। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है जिसका हिस्सा मौलाना फजल रहमान भी होंगे, शायद ख़ाक़ान अब्बासी भी होंगे। और अगर ये वाकई ऐसा हो जाता है तो हुकूमत के लिए टफ़ टाइम होगा, लेकिन फ़िलहाल टफ़ टाइम ख़ुद PTI के लिए है क्योंकि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के मार्च की इजाज़त ना दी है। पुलिस ने PTI के मकामी क़यादत और कारकुनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का फ़ैसला भी कर लिया है। इधर PTI भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़िद पर है। नौमुंतखब चेयरमैन PAC जुनेद अकबर समेत PTI रहनुमाओं का हालिया बयानात एक नई कशीदगी की पेशनगोई कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोमन ने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये तो अब डिसाइड हो गया कि आप पंजाब में नहीं कर रहे जलसा, अब ये भी डिसाइड हो गया कि सिंध में नहीं कर रहे, अब सवाबी के अंदर जलसा किया जा रहा है। तो आपकी जो होम ग्राउंड है, यू बिलीव कि दैट्स अ सेफ प्लेस टू हैव ऑल दिस, ताकि वहां पर कोई ऐसे इश्यूज भी नहीं होंगे और एक एमिकेबली पूरा ये जलसा स्टार्ट टू एंड हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए, इट्स सच अ शेम। आपने देखा होगा कि ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स के लिहाज से जो पाकिस्तान में पिछले 3 साल में हुआ है, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान को स्कोर दिया है वो पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी मुशर्रफ के ज़माने में, उससे भी ज़्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम करार दे दिया है। जब मुशर्रफ था तो उस वक्त 3.92 स्कोर था और आपको किसी भी लिहाज से, इवन जो सबसे कमज़ोर तरीन डेमोक्रेसी जो कि हमेशा पाकिस्तान में रही है और हमेशा पाकिस्तान का स्कोर 4.2, 4.3, 4.1, 4.24 इसके दरमियान में रहा है हमेशा से, ख़ासतौर पर पिछले 15 सालों में। इस दफ़ा 3.25 उन्होंने दिया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से, और जो आपने अपना पूरे इंट्रो में बताया कि जिस तरीके से इन लोगों ने जजों को, 1-2 इंस्टीट्यूशन ऐसे थे कि जो छोटा मोटा काम बहुत अच्छे तो वो भी नहीं कर रहे थे और यही वजह है पाकिस्तान के इन सब प्रॉब्लम्स की, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। आपने हाई कोर्ट अब बेसिकली कर क्या रहे हैं कि अगर मैं हाई कोर्ट में हूं और लाहौर में हूं और मैं किसी एक जमात के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैं उनके काम करता हूं और वो जमात बरतर इख्तिदार आ जाती है तो वो मुझे कहेगी कि हुमायूं, मैं आपको
आपका 25वां नंबर है या आप बिल्कुल ही घटिया किस्म के जज हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यू डू थिंग्स फॉर मी, मैं आपको यहां से वहां ले जाऊंगा, तुम वहां से ये कर लोगे। मुझे एक बात बताएं, मैं कॉम्प्रोमाइज जज हूंगा कि नहीं हूंगा? और जब मैं कॉम्प्रोमाइज जज हूंगा, तो फिर जब फैसले ही कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हमें इस जुडिशरी की जरूरत क्यों है? हम उसकी बजाय डायरेक्ट जंगल का कानून क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते कि माइट इज राइट, जिसके पास बंदूक, जिसके पास गोली, जो गोली चला सकता है, तो फिर उसकी ताकत भी होगी। ताकि फिर हम उस लिहाज से अपने आप को तैयार करें। जब आप हमें कहते हैं कि आपका आईनी हक है, तो फिर हमारा आईनी हक हमको क्यों नहीं दिया जाता? आप इस प्रीटेक्स्ट में नहीं देते कि जी आप लोगों की हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जलसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किए हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, आई एग्री ऑन दैट, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, मैं अली गौहर साहब की तरफ में सवाल लेकर जाता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त की सूरत हाल, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की आप एग्जांपल लेते हैं, अभी आप डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रहे थे, आपने कॉम्प्रोमाइज जजेस की बात की। सर आज के वक्त में जब आप, मैं और अली गौहर इस वक्त ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल कबूल नहीं है। कुछ अर्सा पहले आप लोग काबिल कबूल थे, मुस्लिम लीग नून काबिल कबूल नहीं थी। मसला जमहूरियत का नहीं है, मसला यह है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस सिस्टम एंड डेमोक्रेसी वो क्या है। अली गौहर साहब जरा आपकी तरफ में आता हूं, क्या आप लोग कॉम्प्रोमाइज जज लगा रहे हैं, जिनकी इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, जो अभी मैंने खत पढ़ा है उसका एक मतन पढ़ा है, आप किस किस्म के जज लगा रहे हैं? आप लोग अब अपनी मर्जी के जज भी करने लग गए हैं, तो फिर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो फिर ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फिर जंगल का कानून ही बना देते हैं सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब कादी फायज ईसा के खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया और फिर किस तरह से उनको उनकी फैमिली समेत सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर घसीटा गया और किस तरह से इन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई। मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब बानी पीटीआई मिन्नते तरले कर रहा था कि मैं पूरी जिंदगी के लिए ताहयात आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब ये ऑपोजिशन को तड़ियां लगाया करते थे, कहते थे कि क्या हम इन्हें एहतजाज करने देंगे, क्या हम इनको इजाज़त देंगे कि ये जनाब मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाएं, और इस किस्म के लेक्चर दिया करते थे। तो गुजारिश ये है कि इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आरटीएस सिस्टम की ये पैदावार थे और किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। जनरल पाशा ने और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस गुब्बारे में हवा भरी थी, जिस गुब्बारे से मुस्तफीद जो हैं वो बानी पीटीआई होते रहे, और फिर अपने अलावा इन्होंने हर दूसरे सियासतदान को चोर और डाकू कहकर पुकारा। ये अलग बात है कि जब इनकी जेबें चेक की गई तो कहीं से सिलाई मशीनों की कमाई निकल रही है, कहीं से 6-6 कैरेट की अंगूठियां बरामद हो रही हैं, कहीं पर हत्ता कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल अल-कादिर ट्रस्ट वाला, जिससे कि इतना बड़ी ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट हम उसे यही कहेंगे कि वो बरामद भी हो चुकी है। तो बहरहाल इन्होंने मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें, जो जज भर्ती किए गए हैं, जो नए जज हैं जिनकी ट्रांसफर की गई है, सब कुछ कानून और आइन के ऐन मुताबिक किया गया। इनको तकलीफ ये है, ये उन जजेस को वो चाहते हैं कि जो लोग इनके हक में बयानात दें, जो जजेस इनके हक में फैसले करें, जो जजेस इनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें इनको गैर ज़रूरी रिलीफ दें और इनकी सजाएं माफ़ कर दें, ऐसे जजों के खतूत इनको अच्छे लगते हैं। ठीक, लेकिन अली भाई एक मिनट, अली भाई जिस तरह आप अभी बात बता रहे हैं इनको ये अच्छे लगते हैं, बात आज भी अगर वही है कि आरटीएस की पैदावार हुकूमत चाहिए, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत चाहिए। मसला ये है इस पूरी सूरत हाल में कि हुकूमत तो बन जाएगी, काम भी शायद चल पड़े, लेकिन इस 22-24 करोड़ अवाम ने, जिसको अवाम कहते हैं अभी आज की तारीख तक, जमहूरियत, इनके राइट्स, ये सब कुछ वो किधर गए? वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ इसी इशू के अंदर कि मैं ताकत में आ जाऊं, मैं इख्तदार में आ जाऊं, और आज उसका रिजल्ट जजेस के ऊपर चला गया। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा बताएं कि आज आप लोग ग्रैंड अलायंस कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनको कल तक आप लोग डीजल और करप्ट कहते थे। आप ही के फॉर्मर आर्मी चीफ
खान साहब को कहते थे कि इनको डीजल ना कहा करें, और वो इस चीज का बर्मला इजहार करते थे स्टेज पे आके कि मुझे चीफ कह रहे हैं कि इनको ना करें। आज आप उनके साथ बैठ रहे हैं। सर ये जमहूरियत के लिए बैठ रहे हैं, ये किस लिए बैठ रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो जिस लिहाज से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, हालांकि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, एक दूसरे की लीडरशिप, फीमेल लीडरशिप की किस किस्म की तस्वीरें फेंकते थे ऊपर से कैंपेन में। फिर दूसरे के जो थे, उनका एक लीडर था, उन्होंने इनकी जो फीमेल लीडरशिप थी उनके ऊपर एक एफआईआर भी काटी थी। ये चीजें तो देखिए, ये चीजें तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 1980s में जिस तरीके से पॉलिटिक्स खराब गंदी शुरू हुई थी, वही आगे चलती आ रही है उसी तरीके से। ये जो नाम आप कह रहे थे, मौलाना साहब का नाम है, आप इसकी हिस्ट्री में चले जाएं, आपको पता चले जाएगा इसके पीछे भी पीएमएलएन वाले लोग ही हैं। उन्होंने ये नाम रखे हुए हैं। हर एक शख्स के जो नाम बुरे रखे हैं या जो इस किस्म के गलीज चीजें की हैं, वो सब पीएमएलएन वालों ने की है, और ये हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं इस चीज के बिल्कुल मानता हूं कि इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ना, मैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये जो सब चीजें हो रही हैं और इनको ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एक तो ये लोग वैसे भी अपना वकार तो खैर शायद पहले भी खो चुके थे, लेकिन ये जो छोटा मोटा जो इनका थोड़ा बहुत रहता था ना, वो खत्म हो रहा है। आपको पता है, आपने मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम देखा है जिसमें उन्होंने एक हल्का 130 में गए हैं, और वहां पे जाके उन्होंने क्या है, वहां पे अवाम कह रही है कि जी यहाँ पे वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जीते। वहां पे अवाम कह रही है कि मरियम नवाज जो है बुज़दार से ज्यादा खराब सीएम है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ठीक है, मैं ये आपकी जो एनालिसिस है, जो लोगों का पल्स है, वो हम सबको पता है। लेकिन सवाल ये है, जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अली गौहर साहब, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सर किसका इंतखाब है? किस तरह ऑल ऑफ अ सडन लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से जजेस उठा के इस्लामाबाद ले जाए जाते हैं, एंड ही इज द हार्ट फेवरेट फॉर टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? क्यों सर? मतलब कौन सी ऐसी, वहां पर 83.3% जज अवेलेबल थे, लाहौर में 35 जज कम थे। देखिए, मैं आपको मतलब है कि उस बात की भी जवाब दे देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना एक जरूर अर्ज करूंगा कि अपनी जात के अलावा इन्होंने तमाम लोगों को चोर और डाकू कहा हुआ है और उनको गालियां दी हुई हैं। अभी एक दिन पहले जो इनके वकील साहब थे, वो जो गलीज ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल, उनकी वीडियो वायरल हुई है। हाँ, ठीक है, उनको गिरफ्तार भी किया मेरे ख्याल में अभी। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इनका एक्चुअल किरदार है। ये टीवी के ऊपर बैठकर और तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और आम पब्लिक में खड़े होकर मुझे ये बताएं कि जिन साहब ने वो गुफ्तगू की थी, वो यही गुफ्तगू अपने घर में अपनी माँ बहनों के सामने कर सकते हैं? जरा सरफराज डोगर साहब पे आ जाए। ठीक सर, सरफराज डोगर साहब पे आ जाए। देखिए, बात ये है कि जब बिल्कुल मैं सरफराज साहब की भी बात करता हूँ, लेकिन असल मसला ये है कि जब ये खुद इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त ये लूट मार के अलावा कुछ नहीं करते। उस वक्त ये 9 मई जैसे वाकयात करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो जाहिर है कि वो है पूरे पाकिस्तान की, और कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि जो किसी भी जज साहब को किसी हाई कोर्ट में या किसी जगह पर जब भेजना होता है तो उसका एक आइनी प्रोसीजर है। जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजना है वो उसकी इजाजत दे, जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लेना है वो उसकी इजाजत दे, उसके बाद जो है वो जज ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, और वो तो ये फैसला आपके हिसाब से ठीक है? आपके हिसाब से ये फैसला ठीक है? ये तो ठीक है, तो फिर इनको तकलीफ क्या है? क्या वहां पर पंजाब की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब मेरे पास, ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ वहां पर बलूचिस्तान की अली साहब, मुझे पॉइंट आ गया जी। मुझे सिर्फ, अगर ये अदलिया के लोगों पर उंगलियां उठाएंगे तो मैं इनको ये आईना भी दिखाऊंगा कि खुद न्याजी साहब ने तो खवातीन को भी गाली। बिल्कुल ठीक, आईना दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, आई हैव गॉट जस्ट 15 सेकेंड्स। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो कह रहे हैं जी कोई एतराज ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर वहां से यहां पर आ गए चीफ जस्टिस, वो नहीं बनेंगे जिन्होंने बनना था, कोई और बन जाएगा। तमाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सारे इकट्ठे बैठ गए, ठीक हो गया। यही चीज चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। 15 सेकेंड्स। सर, सिंपल सी बात यह है, जो लोग खुद मेरिट पे ना हो उनको मेरिट के बारे में क्या पता। ठीक हो गया।
बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अली गौहर गहलोत साहब बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद क्या इस पे हो रहा है उस पर बात करेंगे और फॉर्मर गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन यूँ तो खतूत निगारी एक सिलसिला कमोबेश 3000 साल कबल मसीह से शुरू हुआ, जो बतदरीज कम लेकिन आज तक जारी है। क्योंकि अब पैगाम रसाई का ये सिलसिला बर्क रफ्तार तो हो गया, लेकिन फिर भी सरकारी सतह पर पैगाम पहुँचाने के लिए खतूत का ही इस्तेमाल किया जाता है। बात ख़त की हो रही है तो कुछ खतूत का तस्करा मौजूदा सूरत हाल से भी जोड़ते हैं। जजेस हों या सियासतदान आजकल खतूत के ज़रिए ही अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। चंद रोज़ कबल एक ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी को लिखा, जिसमें दूसरे हाई कोर्ट से जजेस की ट्रांसफ़र पर सीनियरिटी का नुक्ता उठाकर एतराज़ आयद किया। ताहम सदर ने जजेस के एतराज़ को मुस्तरद किया और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस की ट्रांसफ़र शुरू हो गई। अलबत्ता एक और ख़त जो एक सियासी शख्सियत ने एक गैर सियासी शख्सियत के नाम लिखा, यानी बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को ख़त लिखने का दावा किया है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। अलबत्ता सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इन्हें ना तो कोई ख़त मिला ना इस ख़त में कोई दिलचस्पी है। बात यह नहीं है कि ख़त मिला या ना मिला, बात यह है कि ख़त का मजमून क्या है। ख़त का मजमून है बातचीत, मज़ाकरात, जिसका महवर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर पंजाब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खोसा साहब सबसे पहले अभी जब हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम में तो पता चला कि 8 फरवरी का जो जलसा है वो अब सिर्फ सवाबी में होगा। सलमान अकबर राजा साहब ने ये कहा है। तो सर वो जो लाहौर और बाकी सारी चीज़ें थी, अंदाज़ा हो गया कि ये लोग अब आप लोगों को इधर जलसा नहीं करने देंगी हुकूमतें, तो इट्स बेटर टू बी इन योर ओन ग्राउंड। नहीं देखें, उन्होंने इजाजत दी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था कल 5 बजे तक कि जी आप इसका हतमी फैसला कीजिएगा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, हुक्म दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जवाब दे दिया। सो यहाँ तो देखें, आपको पंजाब में आपको पता ही है कि सांस लेना भी यहाँ जो है, या पीटीआई का नाम लेना भी या इमरान खान का नाम लेना भी, यहाँ ये तो फिस्तायत की इंतहा है। यहाँ आपकी सोच है कि क्या कुछ यहाँ पंजाब में हो रहा है। ये वही तसलसल है जो यानी फरवरी 2022 के बाद जो कुछ इमरान खान को हटाने के बाद जो कुछ किया गया है, और जो फिर हमारी अबूरी हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए थे और उनकी पॉलिसीज की तसलसल और तवातर है। ना वो आईजी बदला, ना एडमिनिस्ट्रेशन बदली है। ठीक है कि चीफ मिनिस्टर आ गई वो अपना मरियम नवाज साहिबा, लेकिन मरियम नवाज साहबा के हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई और ही कर रहा है यहाँ हुक्मरानी जो है। और इसलिए इजाजत तो दूर की बात है, यहाँ तो आपका कट करना, आपका निकलना, आपका जो है सांस लेना, पीका जैसे कानून में अब उन्होंने ये भी कर दिया कि फेक न्यूज और वही खबर छापेगी आपकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो मस्बत नताइज मनपसंद लोगों को जो पसंद आएंगे, और जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी वो फेक न्यूज होगी। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, बल्कि मैं जी अच्छा ये फैसल चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। कल आज वो गए थे मिलने के लिए खान साहब को, लेकिन वहां पर वो कल वाले इंसिडेंट पे जो उनका असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल इमरान रियाज के साथ हुआ था, उसके बाद अब उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको पता चला है इसका? देखें, वो वीडियो तो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें कोई शायबा नहीं है। वो मुझे अभी इल्म नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं, लेकिन कोई बईद नहीं है उनसे। सभी को वो गिरफ्तार कर रहे हैं माशाल्लाह। आजकल गिरफ्तारी तो सियासी कारकुनों का तुर्रा इम्तियाज बन गया है। और फिर पहले वकला से कम अज कम एतराज करते थे, अब तो वकला पर भी यलगार मार रहे हैं, और वकला को भी जो है वो उन्होंने इस्तिस्ना नहीं दिया है इस मामले में।
तो बहरकैफ एक तरफा कार्रवाई है, देखें जबर और जुल्म कब तक चलता है, चलते हैं तो चलने दें, देखें ये तो चलती है तो ये ऊंचा उड़ाने के लिए कोई बात नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ अब इस चीज का बरमला इजहार कर रही है कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। सवाल ये है कि क्या ये जो रियलिटी चेक है कि अब विद रिस्पेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट, क्या इसका अब एहसास हुआ है या एहसास पहले था और अब उसको जरा थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, आप लोगों से बात करने की जरूरत पड़नी है? नहीं, पहले भी आप देखिएगा इमरान खान साहब पहले भी कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ही के साथ बात करना है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब कहा कि नहीं उनके साथ बात करें तो फिर चले, अगर उन्हीं को आपने अख्तियार दे दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने तो चले। जिनको आप हुक्मरानी का हक दिया है, 17 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बनाकर और 180 सीटें वाले को अडयाला जेल में बंद करके और 530 से ज्यादा 36 से ज्यादा दिन हो गए हैं, तो चले फिर आप ही से बात, उन्हीं से बात कर लेते हैं। लेकिन उनके तो पल्ले फिर पता चला कि वो तो मुलाकात भी नहीं करवा दे सकते हैं इमरान खान साहब की। हालांकि ये जो अडयाला जेल है, सेंट्रल जेल जो है, ये तो पंजाब हुकूमत के ताबे है, ये इसमें बज़ाहिर तो किसी और का नहीं होना चाहिए, लेकिन दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में जेल भी है और वहां जो ट्रायल होता है वो भी मॉनिटर एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तो फिर इनके पल्ले तो है ही नहीं कुछ। फिर वो जाहिर है कि हमने यही कहना था भाई, जिनके अख्तियार में कुछ है उन्हीं से फिर बात की जाए, क्या हो सकता है। ये एक दफा पहले भी मुझे याद है, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त जमाली साहब के साथ, मुशर्रफ के दौर में, ये जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी पार्लेज हुई, तो मुझे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सरबराही कमेटी में अपनी जगह पर, चूंकि वो दुबई में थी, तो मुझे उन्होंने अख्तियार दिया और उन्होंने कहा कि अगरचे मखदूम अमीन फ़हीम साहब पहले कर रहे थे, लेकिन मखदूम अमीन साहब जो है मरहूम, वो बहुत सॉफ्ट हैं, जरा दिल के, वो तबीयत के जरा नर्म है, तो जरा आपने दबंग तरीके से जाके तो ये बात करनी है। तो मैंने जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा कि ये आपने सारा जो इतना सजाया है, इत्तफाक इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उसमें अपना पीटीआई की वो कर रहे थे सरबराही, मौलाना ये अपना चौधरी शुजात साहब पीटीआई की कर रहे थे उस वक्त, जी काफली, उस वक्त मरहूम जो है जिंदा थे फारूक लिगारी, वो अपनी मिल्लत पार्टी की कर रहे थे सरबराही, और ताहिर कादरी साहब अपनी जो है जमात की, चूंकि उस वक्त वो एमएनए भी थे और अपनी जमात की सरबराही कर रहे थे। तो मैंने शुरुआत होते सारी मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो ये टीवी का तो सारा सजाया है और ये दिखाने के लिए कि जी बड़े पार्लेज हो रहे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कि बड़ी जमहूरियत है और जमहूरी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले ये तो बताएं आपके अख्तियार में भी है कुछ। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जी बात सुने, हमारी शुरुआत ही यहाँ से होनी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारे। तो वर्दी वो कहते हैं कि वर्दी मेरी खाल है, तो आप बताएं कि आप जनरल परवेज मुशर्रफ की खाल उतार सकते हैं? अगर आपको ये अख्तियार है तो फिर हम आगे चलें, वरना बात करने का ही कोई फायदा नहीं है। अच्छा खोसा साहब, तो बिल्कुल ठीक, इख्तियार की अभी आप बात करें और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इख्तियार को लेकर दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है ख़त भेजा गया, उसके बाद तरदीद आ गई, सिक्योरिटी इदारों ने उन्होंने कहा जी ख़त नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ सरदार अयाज सादिक, स्पीकर नेशनल असम्बली, कह रही हैं कि इमरान खान साहब एक सख्त आदमी हैं, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमने वो बंद नहीं किए हैं, वो आए, वो आपस में ज़रा सेटल डाउन कर लें चीज़ों को, उसके बाद आके हमसे बात करें, मुज़ाकरात के दरवाजे अभी तक खुले हैं। देखिए क्या मुज़ाकरात करें, हमारा तो देखें, हमने तो कहा इब्तिदान कम से कम ये दो चीजें तो करें अगर आप चाहते हैं गुडविल क्रिएट करना और मुज़ाकरात करना, और ये दोनों इनॉक्वस किस्म के, बेजरर किस्म के मुतालबात थे। नंबर 1 हमने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर, ये आपने बहुत ज्यादा इसको प्रचार किया है। 9 मई हमारे कहने के मुताबिक ऑर्केस्ट्रेटेड था और इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदिम करना और उनको गिरफ्तार करना और वगैरह वगैरह, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी। और इस पे भी आप जुडिशियल कमीशन बना लें, और 26 नवंबर का जो
मैसेकर जो इस्लामाबाद की सड़कों पर खून की होली खेली गई, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, अपने ही लोगों पर गोलियां मारी जाएं तो आप कहते हैं गोली चली नहीं है, तो ये फिर कंकर अबाबील ने मारे हैं, क्या किया है। इसकी भी जरा कौम को जो है सारी आगही होनी चाहिए। नंबर 1 ये मुतालबा है। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुडिशियल कमीशन बनाना थी, इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। आप सच्चे हैं, आप कहते हैं कि पीटीआई ने ये हमले करवाए, आप कहते हैं कि तनसीबात पर हमले हुए, आप कहते हैं कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, आप कहते हैं जो फलां जगह पर हुआ, चले तो ये आपकी तस्दीक हो जाएगी। फिर आपको जुडिशियल कमीशन में आर क्या है, क्यों आप उससे शर्माते हैं, क्यों आप अवॉइड करते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं 26 नवंबर को गोली नहीं चली है और फिस्तायत की इंतहा नहीं हुई है, पीटीआई के कारकुन नहीं मरे हैं जो पुरअमन जो है अपने लिए गए थे, तो फिर आपको क्या जो है इसमें आप कर दें, इसमें कौन सी ऐसी मुज़ाकरात की जरूरत है। दूसरा, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं कहा कि इमरान खान को रिहा करें, हमने कहा कि सियासी असीरान जो आप देखे ना, डॉक्टर यास्मीन सहगल साहबा 80 साल की उम्र में कैंसर पेशेंट हैं, वो तब से अंदर पड़ी हुई हैं, वो क्या क़यामत आ जाती मुझे बताएं। उनकी शिद्दत से करते हैं मुखालफत और फिर केस पर केस चले जा रहे हैं। उनको भी करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन खोसा साहब अगर प्रोसेस के जरिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खोसा साहब बाकी चीजें बाद में तय करेंगे। बिल्कुल हमने अबैंडन नहीं किया। माइंड यू, ये कहना कि हमने फॉर्म 47 वालों को मान लिया है या इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को अफर्म कर दिया है या तस्लीम कर लिया है, ये बिल्कुल अबस है, गलत है। लेकिन ये कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमने तो आपको हैवी मैंडेट 8 फरवरी 2024 को दिया, आपने क्यों डाका डालने दिया? किधर है हमारा मैंडेट? क्यों आपने इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। इसमें आर्गुमेंट ये है, आप लोग उनकी लेजिटिमेसी नहीं मानते, आप उनको लेजिटिमेट नहीं मानते, फॉर्म 47 मानते हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, उनके लिए आपकी पार्टी बानी काबिल कबूल नहीं है, आपको पता है इस चीज का। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, आज तक उसका कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जो है आप देखें जरा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क मादर मिल्लत को कहा गया, और उसके खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा था उसका नाम आप नहीं ले सकते थे, उसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम नहीं आ सकता था। जिस तरह आज आप बानी तहरीक इंसाफ कहते हो, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। देखें, ये हमारी फिस्तायत। फिर भुट्टो को हमने कत्ल कर दिया, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने कत्ल करवा दिया, और 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अदालती कत्ल था। बेनजीर को शहीद कर दिया गया, बेनजीर का भी जो है वो कत्ल हुआ, और वो भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया, क्योंकि मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्जिम है उसमें, मफरूर मुल्जिम है उसमें। सो ये कहना, और फिर आपने जो अब तो उम्मीद है आपको कि काबिल कबूल हो जाएंगे। इमरान खान है, इमरान खान फिर वो हार्ट थ्रॉब है और उसको जो है बंद कर रखा है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट का कह देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। इमरान खान और नवाज शरीफ को, हमने नवाज शरीफ को प्लेन हाईजैकिंग केस में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उम्र कैद करवाई थी, माइंड यू। तो ये अगर इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने हर अपने कायद को, लीडर को सिक्योरिटी रिस्क कहना है, और जमातें बनानी है, जमातें गिरानी है, हुकूमतें बनानी है, हुकूमतें गिरानी है, तो फिर इस केस में मुझे बताएंगे इस मुल्क में फिर किससे बात की जाए? बिल्कुल सही। हम कहते हैं खुदारा बस कर दो सर, आपको हमने जाके बावर करवाना है एस्टैब्लिशमेंट को। अब भी ठीक हो गया। जिस तरह इमरान खान कहता है फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, फौज को हम मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन अवामी मोहब्बत और ताईद के साथ, और अवामी मोहब्बत और ताईद और मुल्क फौज की मजबूती और मुल्क की मजबूती तभी हो सकती है जब आइन के ऊपर की जाए, जो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सरदार लतीफ खोसा साहब। बिल्कुल सर, आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम जी थोड़ा कम। सरदार लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये जो अदालती एक बहरान चल रहा है, इस पे क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे, और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मेरे साथ होंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, 1973 का आईन पाकिस्तान अगर यूं कहें कि दुनिया के बेहतरीन आइनों में से एक तस्वुर किया जा सकता है तो गलत नहीं होगा। कमी या कोताही पाकिस्तान के आइन में नहीं, बल्कि आइन की गलत तशरीह और तौजीहात पेश करने वालों में है।
जो हमेशा से आइन को बाईपास करके मफाद आमा की बजाय ज़ाती मफाद के लिए आइन की शिकों को मोम की नाक बना देते हैं। बदकिस्मती से हमेशा से यही होता आया है, कभी मार्शल लॉ की आड़ में तो कभी जमहूरियत के लुबादे में आइन पाकिस्तान को काली ज़र्ब लगाई गई है। अलबत्ता इस बार होने वाली 26वीं आइनी तरमीम के बाद सूरत हाल संभालने की बजाय बिगड़ती जा रही है। जजेस के दरमियान शुरू होने वाले तनाज़े की आग अदालत उज़्मा से शुरू होकर अदालत आलिया तक फैल गई है। अब ये आग खुद फैलाई गई या किसी साजिश का नतीजा है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन तारीखदान अदालत पर इस हमले को किन अल्फाज में लिखेगा वो अहम है। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल के बाद एक आइनी बहरान ने सर उठा लिया है, जो ना सिर्फ अदलिया बल्कि अवाम में भी तशवीश का बायस बना हुआ है। वकला तंजीमें दूसरे सूबों के जजेस की ट्रांसफ़र पर एहतजाज कर रही हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इस फैसले से मुत्तफिक हैं और खुश भी। वो कहते हैं सिंधी बलोची सब एक ही जगह जमा होंगे तो ये खुश आइंद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के मामले को मिक्स ना किया जाए। लेकिन इन ट्रांसफर्स की वजह से हुकूमत वक्त ने एक बार दोबारा आइन और कानून को ना सिर्फ मजाक उड़ाया है, बल्कि ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि सिर्फ हमारी मर्जी के लोग ही इस निज़ाम खुदादाद में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे तमाम मनासिब जो आइन और कानून की हुक्मरानी का सोचते हैं, उनका इस निज़ाम में कोई किरदार नहीं हो सकता। इस आइनी और कानूनी बहरान पर बात करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन किया है मुझे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, सर किसी एक सूबे के हाई कोर्ट से किसी दूसरे सूबे या वफाक के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र, क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? बिकॉज कीपिंग इन माइंड कि जो ओथ लिया जाता है वो टेरिटोरियल ओथ है। फॉर इंस्टेंस लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। जी सर। देखिए, ये तो आइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 200 में, ये तो पुराना शुरू से चला आ रहा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस और जो प्रोविंशियल कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके कंसेंट से ये उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये सारी दुनिया में होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर चूँकि ज़्यादा ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों को नापसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो लेकिन अब जो इन्होंने 26th अमेंडमेंट किया है उसके अंदर उन्होंने वो पावर्स जो पहले थी 200 में, वो तो सही थी कि आप कंसेंट भी लें, उसकी चीफ जस्टिस की कंसेंट लें और फिर उसको ट्रांसफ़र करें। लेकिन अब जो उन्होंने किया 26th अमेंडमेंट में, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बना दिया है, वो डिसाइड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, वो रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र एक जज के दूसरे जज में और कितनी मुद्दत के लिए किया जाएगा, ये उसके ज़िम्मे डाल दिया गया है। तो इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है कि कंसेंट नहीं ली जाती जज की और किसी और यहाँ बिठा दिया। ये इसकी वजह से है। फिर ये भी जो ओथ की बात आपने कर रहे थे कि जो ओथ लिखा हुआ है आइन में, उसका लिखा हुआ है कॉलम, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि प्रोविंस का नाम भी लिखा हुआ है। वो आमतौर से होता था, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक जज तो जज होता है, चाहे वो किसी कोर्ट में बैठ जाए। ठीक, तो सर टेरिटोरियल इशू इज नॉट एन इशू। जो बताया जा रहा है कि जी जिस स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर से ओथ लेकर ही स्टार्ट्स, वो वाला इशू नहीं आप समझते? दैट्स नॉट एन इशू। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एट ऑल। वो तो बिल्कुल लोगों, ये अलग बात है कि देखिए लोगों के अपने पर्सनल रीजंस हैं जजेस के। जजेस ये समझते हैं, क्योंकि अब ये हो गया है, जैसे आप जानते हैं कि 26th अमेंडमेंट में कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियरिटी से नहीं बनता, बल्कि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उनमें से एक लिया जाता है, उनमें से सिलेक्ट करके एक को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जिससे आपने देखा सुप्रीम में मंसूर अली शाह साहब, हालांकि वो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बने। तो इसकी वजह से परेशानी है कि अगर सीनियरिटी चेंज होगी तो उससे फिर लोगों के चीफ जस्टिस बनने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। ठीक, अच्छा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 सूबों के हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर करने की
आपके हिसाब से ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि कीपिंग इन माइंड लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में बहुत सारा बैकलॉग जजेस का भी है, केसेस का भी है। इस्लामाबाद में 83% जजेस वर प्रेजेंट। उसके बाद क्या ज़रूरत आपको लगता है पेश आई होगी? देखिए, मेरी नज़र में तो चूंकि इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, ये किसी एक प्रोविंस को बिलोंग नहीं करती, तो इस वजह से ज़रूरी है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सब प्रोविंसेस की हो। वरना तो यही नहीं होता कि अब अगर आप सारे जजेस जो हैं वो पंजाब से ले आए वहाँ पर, तो यकीनन लोगों को परेशानी होगी। इस तरह से ये अच्छी बात है कि सिंध से भी जजेस हों, बलूचिस्तान से भी हों और बाकी प्रोविंसेस से भी हों, ताकि एक फेडरल नमूना बन जाए। ओके, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात। ठीक। अच्छा सर, लाहौर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जस्टिस सरदार सरफराज रोगर को लाया गया है और साथ ही वो चीफ जस्टिस के लिए फेवरेट भी अब इस वक्त समझे जा रहे हैं। तो सीनियरिटी के मैकेनिज्म तो आपने जिस तरह पहले बता दिया, अब टॉप 3 होंगे। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अब ये तो एक चीज मैंने आपको बताया कि ये चेंज किया गया। पहले तो ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट होता था वो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ जस्टिस बन जाता था। लेकिन अब उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसमें ये भी ऐड कर दिया कि आप किसी दूसरी कोर्ट से जो जज लेके आएंगे, चाहे वो सीनियर मोस्ट हो, लेकिन उसको आप चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। ये भी उसमें है, एक ऐड कर दिया उन्होंने, सब आर्टिकल 2। तो मेरे कोई मुजाहरा नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बन गया है, एक तरीका जजेस को चीफ जस्टिस बनाने का एक तरीका बन गया है। वो क्यों बनाया है, इसके पॉलिटिकल कोई रीजंस होंगे जो मैं नहीं जानता, लेकिन बहर सूरत ये एक तरीका बन गया है कि सीनियर मोस्ट जज नहीं बनेगा, बल्कि टॉप 3 में सीनियर मोस्ट सिलेक्ट किया। बिल्कुल ठीक। तो उस लिहाज से वो होगा, लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं चीफ जस्टिस आ सकता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अगर बात करें, लीगल फ्रेटर्निटी में उनको एक ऑनेस्ट, अपराइट और प्रोफेशनल जज माना जाता है। उनके रिमार्क्स, उनके फैसले हुकूमत वक्त को सूट नहीं करते। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन कियानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हुकूमत वक्त को वो सूट नहीं करते, इसलिए डोगर साहब को लाया जाता है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज लीगल फ्रेटर्निटी में ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है। देखिए, अब मंसूर अली शाह साहब बड़े कॉम्पिटेंट जज थे और वो चीफ जस्टिस नहीं बने, क्योंकि इस सिस्टम ये ऐसा है जिसकी वजह से वो नहीं बने। तो ये चीज दूसरी कोर्ट से भी हो सकती है, इसमें कोई अजीब बात तो नहीं होगी। और जजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक जहाँ तक जज का ताल्लुक है, उसका काम होता है फैसले करना। चीफ जस्टिस बन जाना कोई बड़ी चीज नहीं होती जज के लिए। उसका चीफ जस्टिस वैसे ही होता है जैसे दूसरा जज होता है, कोई फर्क नहीं होता। ना कोई एक्स्ट्रा पावर्स होती है, ना कोई एक्स्ट्रा अथॉरिटी होती है। बिल्कुल सही। जस्टिस शागिर उस्मानी साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम ने हमने एक बड़ी ओपन और बड़ी कैंडिड डिस्कशन की, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात की, जो सिचुएशन चल रही है उस पर बात की, निज़ाम किस तरफ जा रहा है उस पर बात की, और सबसे इंपॉर्टेंटली अदालती बहरान जो है उस पर बात की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।